गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं कई दिनों बाद मिला हूं, तो आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। वो थोड़ा बिजी था मेरे पर्सनल काम की सही वजह से, तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। तो लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किल जोन और के अंदर जो कोटिंग बनती है ना, किल के अंदर जो कोटिंग बनती है वो पढ़ेंगे। तो जो पहले वाले हमने जो पार्ट्स पढ़े थे, हमने पहले वाले पार्ट्स में क्या पढ़ा था कि भाई किल पैरो सेक्शन होता क्या है, पैरो सेक्शन में क्या क्या मतलब अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कैसे हम लोग एनर्जी सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कोटिंग का। तो जो मेरा खुद का एनालिसिस है अपना इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में, बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कोटिंग होती कितने टाइप की है। पहले लोगों को ये नहीं पता है कि कोटिंग कितनी टाइप की होती है। दूसरा है कि वो कोटिंग बन रही है तो उसका रीजन क्या है कोटिंग बनने का। तीसरा हमको ये नहीं पता रहता है कि किस जगह बन रही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो दिमाग में जो खिचड़ी पकी हुई है ना कोटिंग की, किलिंग के बारे में कि कोटिंग यहाँ बनती है वहां बनती है, ये बन गई वो बन गई, उसकी आज जो खिचड़ी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ठीक है ना। और मैंने वीडियो नहीं बनाया, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला सर वीडियो नहीं बना रहे, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने पेशेंस रखा। तो लेकिन आज मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छी चीजें डाली हैं, तो इसको आप ढंग से समझना। तो कोई भी जब किल्न होती है, जो किल्न होती है, जैसे मेरा लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये 5 जोन है मेरे किल्न में। अगर मैंने एक मोटा मोटा मैं किसी भी किल्न में लेता हूं तो मेरे किल्न में कितने जोन है, 5 जोन है। अब इन 5 जोन में मेरी कोटिंग बनती है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जब हम लोग कोटिंग बनाने की, अगर हम लोग किल्न के बारे में बताना, तो किल्न को हमने जोन में बांट लिया, कैल्साइनिंग और ट्रांजिशन जोन। तो जनरली क्या होता है कि कैल्साइनिंग जोन और ट्रांजिशन जोन एक ही होता है मोटा मोटा, क्योंकि 96% हमारा आजकल कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्साइनर में हो जाता है, और जो 4% कैल्सिनेशन होता है किल्न में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है 4th जोन, ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में कुछ कोटिंग बनती है, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ कोटिंग बर्निंग जोन में बनती है, कुछ तीसरे नंबर में बनती है, जो कि ट्रांजिशन और बर्निंग जोन की शुरुआत है और ट्रांजिशन जोन का अंत है। और एक जहां बर्निंग जोन खत्म हो रहा है और कूलिंग जोन चालू हो रहा है, वहां भी बनती है। तो कितने तरह की कोटिंग होती है, ये एक फिगर हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब हमारा आता है कि भाई कोटिंग को कौन कौन सी बनती, कहां कहां बनती है, उसको मैं अगले फिगर से समझाता हूं। अब ये वाला जो फिगर है, अब इसमें जो साथ साथ फिगर में जो दिखा रहा है, फिगर में क्या दिखा रहा है, फिगर में दिखा रहा है कि भाई 4 कोटिंग बन रही है। पहली बन रही है सल्फोस्पोराइड रिंग, दूसरा स्पोराइड रिंग, तीसरी सिंटर रिंग और चौथा ड्रैगन टीथ। ड्रैगन टीथ का मतलब है कि जो स्नोमॉन बनते हैं और जो राइनोसोरस टाइप की बनती है कोटिंग, उसको इन्होंने ड्रैगन टीथ बोला है। तो ये किसी आर्टिकल ज्यादा छपा था किसी रिसर्च पेपर में, उसमें उन्होंने केस स्टडी लिखी थी कुछ प्लांट्स की। तो उस केस स्टडी से मैंने कुछ पोर्शन लिया है, मैंने भी समझा और आपको भी समझाऊंगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो अब होता क्या है कि जो हमारी सल्फोस्पोराइड रिंग होती है, सल्फोस्पोराइड रिंग मतलब जो किस में आ गई, मेरी ट्रांजिशन जोन में आ गई, और स्पोराइड रिंग में ट्रांजिशन जोन में आ गई। तो सबसे पहले तो अपन लोग ये जो 4 तरह की रिंग है, इनका कॉसेस समझेंगे कि बनती क्यों है और उनका सॉल्यूशन क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सल्फोस्पोराइड रिंग क्या होती है, इसका कॉसेस क्या है वो समझेंगे। सिमिलरली जो स्पोराइड रिंग होती है उसका कॉसेस क्या है, उसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो सेंटर रिंग क्या होती है, और फिर जो ड्रैगन टीथ होते हैं वो क्या होते हैं। इन सारी रिंग से पहले समझने पहले हमको टर्म वोलेटाइल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वोलेटाइल होता क्या है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि मान लो अगर मेरे 2 सब्सटेंसेस हैं, तो 2 मेरे कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है और एक मेरा कंपाउंड बी है, ठीक है ना। तो मान के चलो जो कंपाउंड जितनी कम टेम्परेचर पे उड़ जाए, वेपोरेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट। एक देसी भाषा में समझ लो, अगर मान लो ए कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बी ए वोलेटाइल होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बी वोलेटाइल होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मुझसे कौन से पूछेगा विच इज मोर वोलेटाइल, तो मैं बोलूंगा ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल और पानी का ले लो, तो पेट्रोल क्या होता है, ज्यादा वोलेटाइल होता है क्योंकि पानी पेट्रोल उड़ जाएगा, पानी उड़ता नहीं है। पानी को उड़ने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा। तो और सेल्फ इवेपोरेशन भी हो जाता है। तो दिक्कत क्या है कि हमको ये पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वोलेटिलिटी होती क्या है। अब आता है वोलेटिलिटी साइकिल्स होती हैं, उसके अंदर वोलेटिलिटी साइकिल्स कैसे बनती हैं, कैसे सर। तो ये जब टॉपिक आता है ना, तो कई लोग तो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, अरे यार ये साइकिल पूछ रहा है, रिंग पूछ रहा है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछ लिया, बड़ा घबरा जाते हैं बच्चे। लेकिन घबराने की बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको
केमिस्ट्री अच्छी भी लगती है, तो ये केमिस्ट्री अगर आप इसमें एक जो जो मैं बोलते आ रहा हूँ उसको आपने दिमाग में डाल दिया तो आपको ये आज से रिंग का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि बनती कैसे है। तो सबसे पहले जो मेरी रिंग बनती है, सबसे पहले बनती है सल्फोस्पोराइट रिंग। तो सल्फोस्पोराइट रिंग का रीजन क्या है और स्पोराइट रिंग का क्या होती है, इन दोनों में से अंतर सिर्फ इतना है, स्पोराइट रिंग और सल्फोस्पोराइट में जो स्पोराइट जो रहता है ना, उसमें हमारी जो सल्फोस्पोराइट बनती है वो 2% ऑफ सल्फर बनती है, और जो कि स्पोराइट रिंग बनती है, स्पोराइड रिंग बनती है ड्यू टू कैल्साइट परसेंट। जो कैल्साइट रहता है ना, कैल्साइट का अगर हाई परसेंटेज रहेगा आपके रॉमिक्स में तो स्पोराइड रिंग बनती है। जनरली स्पोराइड रिंग की जो टेंडेंसी है वो बड़ी कम देखी जाती है, और जो हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर बनती है वो सल्फोस्पोराइड रिंग बनती है। तो हमारा जो आज का जो डाया टॉपिक का जो मेन रहेगा वो किस पे रहेगा, सल्फोस्पोराइड रिंग पे ज्यादा रहेगा। उससे पहले, और जैसे सेंटर रिंग है, सेंटर रिंग क्या होती है कि जो क्लिंकर रिंग्स बनती है ना उसको सेंटर रिंग बोलते हैं, उसका रीजन पढ़ेंगे हम लोग। उन सब की रिंग से पहले अपने को जो कुछ जो अंदर जो हो रहा हो किलन के अंदर जो हम लोग सोचते नहीं है, उस चीज के ऊपर मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताता हूँ कि आगे वाली स्लाइड्स में उन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे जो इन रिंग्स का फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर मैंने मान लो शुरू पहले ही बता दिया कैसे बनती क्यों बनती है तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको तब कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब आपका जो इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, गैसेस निकल रही है, कहां पर क्या निकल रही है, वो अगर आपके दिमाग में रहेगा उसके बाद आप कुछ सोच पाएंगे। अब आता है कोटिंग का फॉर्मेशन। इस कोटिंग का फॉर्मेशन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये क्योंकि आपको हर जगह मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट है। अब पहले तो हाँ, मैं अब इस वाली स्लाइड पे आना चाहता हूं। सबसे पहले ये बहुत अच्छी स्लाइड है। ये स्लाइड क्या कह रही है, इस स्लाइड को समझो। देखो, जब हम लोग कोई चीज, ये बुक में मिल जाएगा आपको किसी ना किसी बुक में, लेकिन उसको समझना जरूरी है। मैं इसको क्यों समझाना चाहता हूं, जैसे कि सिस्टमेटिक शोज फेज डेवलपमेंट इन क्लिंकर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हमारे जो प्रीहीटर से जो हमारा जो मटेरियल मिला, कैल्साइनर से आया, कैल्साइनर से किल्न से आया, किल्न के बाद क्लिंकर बनके निकल गया। लेकिन जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका जो जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी हम लोग रिएक्टेंट डाल रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किल्न में हमारा जो बर्निंग जोन टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होना चाहिए स्टेबल क्लिंकर के लिए। क्यों? क्योंकि आप सारी चीजें देख रहे हो कि सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, जितने भी रिएक्टेंट है वो किस पे डिपेंडेंट हो रही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब आता है कि ये सॉलिड रिएक्टेंट है, जब इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड थे, जैसे जैसे 700 से ऊपर निकलना शुरू होंगे, जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब आपका 700 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग ऊपर निकलते हैं तो हमारा क्या निकलना शुरू हो जाता है, C2S, और धीरे धीरे कंपाउंड बनना शुरू हो जाते हैं और एवोपरेशन भी शुरू होने लगता है। तो वो उसी साइकिल में होगा कि जब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं जाऊंगा, ठीक है ना, तो इस केसेस में क्या होगा, पहले CO2 निकलना शुरू होगा, फिर वाटर निकलना शुरू होगा, फिर SO2 निकलना शुरू होगा। अब क्या होता है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम की जो ऑक्साइड मेल्ट होंगी वो निकलना शुरू होगी। और इसी फेज पे, जैसे कि अगर मेरा ये, आप देखो इसको नीचे चलते आओ और उसके पैरेलल में देखिए ब्लाइड भी मेरा, ब्लाइड का भी मेरा फॉर्मेशन शुरू हो चुका और एंड में मेरा जो 13-14 यहां मेरा एलाइड बन गया, ठीक है ना। तो ये मेरा ब्लाइड का फेज भी चालू हो रहा है, यहां से वो ब्लाइड एलाइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि जो मेरे सॉलिड रिएक्टेंट जब CaCO3 से CO2 निकला, वाटर HO2 वो निकला वाटर से, और SO2 निकला जो मेरे से सल्फर था, जब सल्फर SO2 की फॉर्म में आया, वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए। तो शुरू में तो ये सारे Na2SO4 K2SO4 की फॉर्म में थे, सॉलिड सल्फेट की फॉर्म में थे, मतलब जो सल्फेट रहता है ना सॉलिड सल्फेट की फॉर्म में थे। लेकिन जैसे जैसे वो बर्निंग में कंडेंसेशन होने के बाद क्या हुआ, जो SO2 कंडेंस हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, अपना मोल्टन सल्फेट बना रहा है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है मोल्टन सल्फेट का, जो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है मोल्टन सल्फेट का, वो कंसंट्रेशन मोल्टन सल्फेट का किल्न के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये डायग्राम हमको बता रहा है कि हमारा मोल्टन सल्फेट इस डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। अब ये जो मोल्टन सल्फेट बना है, यही हमारी कई बार कोटिंग बन जाती है। क्या हो जाती है, इसी मोल्टन सल्फेट की वजह से। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल में, लेकिन आपको जब तक यही क्लियर नहीं होगा कि मोल्टन सल्फेट होता कहां पर है, कहां बनता है, तो आपके दिमाग में कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। तो ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है, या आपको कोई भी नहीं दिखा सकता, पूरी इंडिया में मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ी मैंने मेहनत से बनाई स्लाइड। तो ये जो चीज है ना, आपको मोल्टन सल्फेट कहां से बन रहा है, ये मोल्टन सल्फेट आपको यहां आ गया।
उसके बाद क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब किलिंग चलाते हैं, किलिंग चलाते समय हमको ये बोला जाता है कि आप ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मत चलाइए। आप जब हाई टेम्परेचर पे चलाओगे तो क्या होगा, ये मोल्टेन सल्फेट अगर क्लिंकर में निकल गया, Na2SO4 क्लिंकर के साथ निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका इवेपोरेशन का जो क्वांटिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो इवेपोरेशन से क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, वापस से आपका कोटिंग बना देगा। तो ये वाली जो स्टेज होती है, मोल्टेन सल्फेट हो गई और ज्यादा आती है, और ये अपसाइड हो गई, ऐसे सोडियम पोटेशियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी वोलेटिलिटी साइकिल। तो ये एक डायग्राम था कि अंदर किलन के अंदर हो क्या रहा है। अब आता है, अब जनरली हमारे जो इसमें तो उसकी प्रॉपर्टी दी गई कि सल्फर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जनरली हमको जो सल्फर चाहिए होता है वो किसकी फॉर्म, फॉर एग्जांपल सल्फर सल्फेट SO4 पहले ऐसा वेपर SO2। तो हमारा जो सल्फर है उसको हम लोग चाहेंगे कि हमारा वो SO4 की फॉर्म में रहे, वो SO2 की फॉर्म में ना जाए। अगर वो वेपर की फॉर्म में जाएगा तो वो क्या करेगा, वापस से हमारा कोटिंग को फॉर्मेशन बढ़ाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो कंडीशन रहती है क्लीन की क्या करनी पड़ती है, एक्सिस कंडीशन रखनी पड़ती है, एक्सिस ऑक्सीडाइजिंग की रखनी पड़ती है। अगर आप रिड्यूसिंग कंडीशन रखोगे तो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से क्या होगा कि आपका जो SO2 फॉर्मेशन है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। जबकि हमको SO2 फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको SO4 फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि SO4 फॉर्मेशन से क्या होगा, हमको वो जो जो अपनी कोटिंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अब आता है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी चीज बता रहा था आपको कि ये अपना, हाँ, अब सल्फर का जो मैंने अभी बताया था कि सल्फर की जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेट होती है वो क्या होती है कि हमको जो सल्फर चाहिए वो SO4 की फॉर्म में चाहिए। किसकी फॉर्म में चाहिए, SO4 में। और लेकिन अगर वो वेपर स्टेट में रहेगा, वेपर स्टेट में से होने से क्या रहेगा कि वो हमारा जो है सल्फाइड ये कोटिंग फॉर्मेशन बनाएगा और अल्कली सल्फाइड उसमें करेगा। अब मेनली क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं सल्फर की, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती क्या है। अब जैसे ये रिएक्शन क्या बता रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है कि ये जो स्टेट है SO4 ये हमको चाहिए, Na2SO4 K2SO4 जो कि क्लिंकर में निकल जाए। लेकिन जो ये वाली स्टेट आती है SO2 SO3 वाली, ये वाली नहीं चाहती है। अब क्या रहेगा कि अगर मान लो आपका लो ऑक्सीजन लेवल रहेगा, तो लो ऑक्सीजन लेवल से क्या होगा, लीड सेटलियर प्रिंसिपल क्या करता है कि हमारे यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, तो मेरा कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर मेरा एक्सेस ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होगा तो मेरा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमको ये बताती है कि हमारा जो किलिंग के अंदर जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो एक्सेस में होना चाहिए। अगर हमारा एक्सेस ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा एज पर लीचेटलियर प्रिंसिपल। तो हमारा SO3 फॉर्मेशन ज्यादा होगा, SO3 फॉर्मेशन ज्यादा होने से हमारा क्या होगा, कोटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और अगर मान लो जब अपना ऑक्सीजन की मतलब अपना ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो अपना MeSO4 मतलब जो अपना Me का जो है, Me जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Na2 है, K2 है, Ca2 जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपना उसकी फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये तो मोटा मोटा अपना हो गया। अब अभी हमने जो पढ़ा कि सल्फर पढ़ा है, सल्फर के बाद ये सल्फर के बारे में पढ़ा है। अब हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है कि जो रिएक्शन होती है, जो सल्फोस्पुराइड रिंग होती है वो बनती क्यों है। तो सल्फोस्पुराइड रिंग का मेनली अगर हम एक केस स्टडी ले लेते हैं, ये सल्फोस्पुराइड रिंग की केस स्टडी है। इसमें क्या है कि जैसे कि जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रीन अप टू ग्रीन ये क्या इंडिकेट कर रहा है। और ये देखो, ये जैसे आपको ये पैरेलल जो दिखाई दे रहा है ना, पैरेलल ये पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है LSF, मतलब 97 का LSF है, फिर 99 का LSF है और फिर 101 का LSF है। मतलब मान लो मेरी किल चल रही है, किल में जब मेरा 97 का LSF था, ठीक है ना, जब मेरा 97 का LSF था और मेरा बर्निंग जोन टेम्परेचर 1460 थी, किल बिल्कुल स्टेबल चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने LSF मेरे 97 से 101 103 तक गया, तो उस केस में क्या हो गया, मेरा फ्री लाइम बढ़ गया। जब मेरा फ्री लाइम बढ़ गया तो मेरी किलिंग डिस्टर्ब हो गई, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरा जो हीट कंजप्शन था, मेरे को जो टेम्परेचर था वो मेरा उसी पे
जब मेरा LSF बढ़ गया तो मेरा कितना टेम्परेचर हो गया, बर्निंग जोन टेम्परेचर अब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। तो हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, मेरा जो CSO4 था वो टूटना शुरू हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, मेरा जो CSO4 है वो टूटना शुरू हो गया और वो क्या बन गया, K2SO4.CSO4 बन गया। क्या बन गया, K2SO4.CSO4 बन गया, जो कि रैपिड बिल्ड डाउन रिंग्स हमको बता रहा है। जो हमारा क्या बना रहा है ये, तो जनरली क्या होता है कि जब हमारा हाई टेम्परेचर जाता है, ठीक है ना, हमारा जब हाई टेम्परेचर, अब ये रैपिड बिल्ड डाउन रिंग्स एट 14D, तो 14D पे अपना, जैसे अगर मैं शुरू में आपको मैंने दिखाया था स्टैचोमेट्री कि यहां पर मेरी रिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो बर्निंग जोन जब टेम्परेचर हाई रहता है, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पहले ही बताया कि जो बर्निंग जोन टेम्परेचर, जो बर्निंग जोन है और ये अपना ये ट्रांजिशन जोन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब बर्निंग जोन पे आपका हाई लाइन बना, हाई लाइन बनने से क्या हुआ, जो CSO4 है वो टूटना शुरू हुआ। अब क्या है कि जब टूटा तो उसने क्या किया, जो सॉलिड सेमी सॉलिड क्लिंकर था, जो सेमी सॉलिड क्लिंकर होता है ना, सेमी सॉलिड क्लिंकर का मतलब है कि जब जैसे कि ये मेरा बर्निंग जोन है, ठीक है ना, इस बर्निंग जोन में ये मेरा बर्निंग जोन वाला एरिया है, जब मेरा ये अपना ट्रांजिशन जोन से जब मटेरियल बर्निंग जोन में जाएगा, जब ट्रांजिशन जोन से मटेरियल मेरा बर्निंग जोन में जाएगा तो उसको बोलेंगे तो ये मेरा क्या है कि क्लिंकराइजेशन प्रोसेस के अंदर है, ठीक है ना। अब उस क्लिंकराइजेशन प्रोसेस में कुछ भी अगर एबनॉर्मेलिटी होती है, कुछ भी जो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, तो वो क्या कर देता है, उसको कोटिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि उसको कोटिंग बनाने के बाद जो हमारा जो लैग्नोमाइट बना है, वो क्यों बना है हमारा, वो इसलिए बना है, एक तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हुआ, जो सॉलिड रिएक्टेंट थे वो अपना डिकम्पोज होके जो मेल्ट फेज था, मेल्ट फेज से रिएक्ट करके, मेल्ट फेज कहां था, हमारा मेल्ट फेज यहां था, जो अल्कली सल्फाइड जो भी मेल्ट फेज था इस जगह, और ये सॉलिड जो डिकम्पोज हुए थे वो ये डिकम्पोजिशन वाले मटेरियल इससे रिएक्ट करके इस जोन में, और यहाँ पे मेरी कोटिंग बना दी। तो जो सल्फोस्पुराइड रिंग बनती है, सल्फोस्पुराइड रिंग जो मेरी बनती है वो किससे बनती है, वो बनती है कि देखो बर्निंग जोन और ये ट्रांजिशन जोन तभी मैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो आपको ये जो यहाँ पे रिंग बनी है सल्फोस्पुराइड रिंग, उसका रीजन मेनली है बर्निंग जोन पे, जो बर्निंग जोन में आपका फ्री लाइन बढ़ा ना, फ्री लाइन बढ़ने से क्या हुआ, क्योंकि जो आप फ्री लाइन बनने से जो कंपाउंड टूटा, अब वो जो कंपाउंड टूटा तो उसके जो सेकेंडरी एंड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो तो जाहिर है ना, तो वो किससे रिएक्ट करके अपने इधर जो मेरा लिक्विड बना हुआ था मोल्टन सल्फाइड और जो छोटी मोटी ऑक्साइड थी उससे रिएक्ट करके यहां पर मेरा स्पुराइड रिंग बना है। तो अभी हम लोग दोबारा से चलते हैं उस पॉइंट पे, ये है मेरा ये रहा कि once the gas LSF out of control due to poor blending and reaches greater than 101 degree, the operators hide and they take the city excess SO3 in the form of CO for breakdown at 14 degree centigrade and lignite 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना क्या बन गया, जो एक्सेस SO3 जो इन वो जो CSO4 था, कैल्शियम सल्फेट था, वो टूट गया 14-20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसने क्या बना दिया, लिग्नाइट बना दिया। तो लिग्नाइट मेरा बन गया K2SO4 14 डिग्री। दिस फिनेंशियल रैपिड बिल्डिंग ओवरिंग एट द 14D, तो मेरा वहां पे बनना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक्सेस सल्फर से हमारा बनता है। तो सल्फोस्पुराइड रिंग जो बनती है, सल्फोस्पुराइड रिंग का रीजन क्या होता है, एक्सेस ऑफ सल्फर होता है। क्या होता है, एक्सेस ऑफ सल्फर होता है। अब आता है कि एक तो हमारा बर्निंग जोन में बनता है, बर्निंग जोन में हमारा जो रिंग बन रही है, एक रिंग हमारी बनती है ड्यू टू कैल्साइनर में, जो हम लोग फ्यूल फायर करते हैं ना, फ्यूल जो फायर करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जब हमारा कोर्स पार्टिकल रहता है कोयले का, जब कोर्स का पार्टिकल रहेगा कोर्स का, तो क्या होगा, अपना कंबक्शन प्रॉपर नहीं होगा, कंबक्शन प्रॉपर नहीं होने से क्या होगा, रिड्यूसिंग कंडीशन क्रिएट होगी। क्या होगी, रिड्यूसिंग कंडीशन क्रिएट होगी। तो रिड्यूसिंग कंडीशन में से वापस से क्या होगा, SO3 का फॉर्मेशन फिर बढ़ जाएगा। जब SO3 का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो SO3 और अल्कली बैलेंस नहीं होंगे, जब SO3 अल्कली बैलेंस नहीं होंगे तो वापस से क्या होगा, कोटिंग फॉर्मेशन होगा, रिंग्स फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये है, तो आपको क्या है, वापस से यही लिखा है, कैल्साइन ड्राइवन सल्फोस्फराइड रिंग्स आर ड्यू टू inadequate burn out of the fuel in the calciner and heavy unburned carbon in the hot meal when combined with allows unburned carbon in the after calcination due to volatile excess SO3 in the form of CSO4 by reduction
इट कैन ऑल्सो अराइज व्हेन द SO3 अल्कली इन द, तो दो केसेस होते हैं, एक तो आपका ये आपका अनबर्न कोल है, और दूसरा जब आपके SO3 अल्कली जो हॉट मील पे है वो एक्सेस रहेंगे, उनका जो परसेंटेज होगा SO3 माइनस Na2 इज ग्रेटर देन 1.5% होगा। तो जो हम आगे थंब रूल्स पढ़ेंगे, जनरली जो SO3 का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 6 बॉटम में मूल 6 वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5% से, जो नीचे वाला जो हमारा 6 साइक्लोन होता है उससे जो हम लोग सैंपल लेते हैं उसमें SO3 का परसेंटेज 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर SO3 का आपको परसेंटेज 2.5 से ज्यादा है और SO3 माइनस Na2 ग्रेटर देन 1%, तो भी अपने को दिक्कत करेगा। तो इसकी वजह से भी कैल्साइनर की वजह से में भी जो रिएक्शन जो SO3 होती हैं और वो होती है उसकी वजह से हमारी सल्फोराइड रिंग बनती है। तो दो वजह से बन गए, एक तो हमारी बर्निंग जोन की कंडीशन है जब रॉ मिक्स चेंज होगा, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका जो बर्निंग जोन में जो ये क्या कहते हैं फ्लेम मोमेंटम कम होगा, जब फ्लेम मोमेंटम कम होगा तो वापस से रिड्यूसिंग रिएक्शन आपकी क्रिएट हो जाएगी किल में, जब रिड्यूसिंग रिएक्शन क्रिएट होगी तो वापस से आपका जो सल्फर का जो स्टेट होगा क्या होगा, वो वापस से SO3 की फॉर्म में वो इक्विलिब्रियम वहां पर से वापस शिफ्ट हो जाएगा SO3 में, वापस से एक्सेस ऑफ SO3 आपका सिस्टम में आ जाएगा। तो कई चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको क्या है ना दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब आता है कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते क्या है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बोलेंगे, ये मतलब जो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ये एक तरीके से किल की दुश्मन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल क्या होता है, क्लोरीन जो है वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है एज कंपेयर टू सल्फर। तो although may be related to ammonite, especially sulfide and alkali, and participate in the cycle of evaporation and condensation। तो ये क्या करते हैं, एवोपरेट होते हैं बर्निंग जोन में, फिर वापस से आकर फिर 6 साइक्लोन में फिर कंडेंस होते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल बनाते हैं, लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो फिक्स परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो हम लोग किलन चला ही नहीं सकते। अब वॉलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स विद द टेम्परेचर, तो आपको इस ग्राफ से देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो मेरे KCl है, NaCl है, ये ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू Na2SO4 K2SO4। अब मैं एक्सिस y एक्सिस पे मैं देखता हूं, तो एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है कि जब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते आ रहा हूं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका ये मेरा y एक्सिस पे क्या है वेपर प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा, जो मैंने आपको बताया था कि जो जितना ज्यादा कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा वो कम टेम्परेचर पे ही उड़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा KCl और NaCl है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेरिजन टू K2SO4 और Na2SO4 के। तो क्लोराइड कंबाइंड फर्स्ट विद द अल्कलीज फॉर्मिंग KCl NaCl, the residual alkali, the residual chloride if any combined with the calcium form the CaCl2। ऐसी रेसिडुअल अल्कलीज कंबाइन करेगा सल्फर से तो K2SO4 और Na2SO4 दे आल्सो फॉर्म द डबल सॉल्ट। तो ये क्या है कि वोलेटिलिटी है कंपोनेंट्स की विद टेम्परेचर के। अगर मान लो सिस्टम में मेरा क्लोरीन और सल्फर दोनों आया तो सबसे पहले मेरा क्या बनाएगा, जो भी अल्कलीज प्रेजेंट होगी वो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मेरी बनाएगी। अब आता है कि एज अ गाइड इन एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन लिमिट, जब हमारा क्लिंकर निकलता है तो उस क्लिंकर लिमिट में भी जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनकी एक लिमिट है। तो जो सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है वो कितने की रेंज में होना चाहिए, वो 3 to 5% की रेंज में होना चाहिए, ठीक है ना, हमारे क्लिंकर में। सिमिलरली SO3 की भी जो रेंज दी गई वो 3 to 5% दी गई, क्लोरीन मैक्सिमम 1.2 से 1.5% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे जो नॉर्म्स है वो पता होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या लिखा है कि द गैस वेलोसिटी इन द बर्निंग जोन टेम्परेचर हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस द वोलेटिलिटी। मतलब क्या होता है कि जो बर्निंग जोन टेम्परेचर होता है, बर्निंग जोन रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी एयर की वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा सेकेंडरी एयर वेलोसिटी होगी उतनी आपकी जो वोलेटिलिटी रहेगी वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे मान के चलो आपका किल में कोटिंग बनना शुरू हो गया तो आपको उसी टाइम कोटिंग का इलाज करना है। तो कोटिंग को हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सिलिका सैंडल्स डाल देते हैं कोटिंग तोड़ने के लिए। सिलिका सैंडल्स क्या करते हैं, वो एक तरीके से इनहिबिटर की तरह काम करता है, वो रिएक्शन को रोकता है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी आपके मेल्ट फॉर्मेशन होते हैं ना वो ब्रिक से रिएक्ट कर जाते हैं पोर्स पे, और सिलिका क्या करता है कि उन पोर्स को उनकी जो रिएक्टिविटी है अनरिएक्टिव कर देता है, तो आपके जो कोटिंग फॉर्मेशन है वो बंद कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। एक तरीके से वो क्या है कोटिंग की फॉर्मेशन को रोकना शुरू करते हैं, तो हम लोग इसलिए सैंड डालते हैं।
तोड़ने के लिए। तो अभी क्या होगा कि जब हमारी कोटिंग बनना शुरू हो जाएगी तो हमको उसको तोड़ना भी शुरू पड़ा है। जैसे मान के चलो सल्फोस्पुराइड रिंग मेरी बन गई है बर्निंग वो ट्रांजिशन जोन में, तो उसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं तोड़ूंगा नहीं तो वो रिंग बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, वो बीमारी बढ़ती जाएगी और मेरी ऑटोमेटिकली किल पूरी ट्रैप्ड हो जाएगी कोटिंग से और मेरी शट डाउन हो जाएगा। तो आपको जब किल चलाते हो तो आपको तो ये पता होना चाहिए मेरी कोटिंग कहाँ बन रही है, बर्निंग जोन में कौन सी कोटिंग बन रही है और अपना ट्रांजिशन जोन में कौन सी कोटिंग बन रही है। तो ये सारी चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि हाई बर्निंग जोन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर हार्डर बर्निंग एंड मिक्सचर इंक्रीज वोलेटिलिटी। अगर हाईयर बर्निंग जोन टेम्परेचर होगा तो मेरी बर्निंग भी हाई होगी। हाई CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज द किल वोलेटिलिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। जनरली क्या होता है कि हाई CO2 कंसेंट्रेशन से भी अपना जो कोटिंग फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है। अगर मान के चलो आपका जनरली हमारा जो कैल्सिनेशन होता है वो 95 से 90 टू 96% 6 सैक्लॉन में होता है, उसकी जगह अगर हम मान के चलो कैल्सिनेशन किल में करते हैं, जो अभी 4-5% कैल्सिनेशन हो रहा है हमारा किल में, उसकी जगह मैं कैल्सिनेशन का रेट बढ़ा देता हूँ, तो उस केस में मेरी जो कोटिंग फॉर्मेशन होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो एक जो मेरी सल्फोस्पुराइड जो स्पुराइड रिंग बनती है ना, स्पुराइड रिंग का जो मेन कॉजेस क्या है, हाई CO2 होता है। अभी हम लोग जो दूसरी रिंग पढ़ेंगे वो होती है स्पुराइड रिंग। स्पुराइड रिंग तब बनती है जब मेरा CO2 कंसेंट्रेशन किल के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, जो हाई CO2 कंसेंट्रेशन रहेगा मेरे किल के अंदर तो मेरा स्पुराइड रिंग का फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जनरली क्या होता है कि जहां पर रॉमिक्स में कैल्साइट यूज करते हैं, कैल्साइट और लाइमस्टोन दोनों में CaCO3 का ही होता है उसका, लेकिन उनका प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जो कैल्साइट होता है वो उसका जो डिकम्पोजिशन रेट होता है वो स्लो होता है एज कंपेरिजन टू नेचुरल लाइमस्टोन से। ठीक है ना। तो उस केस में क्या है कि जब कैल्साइट रहता है तो उसमें CO2 लेट रिलीज होगी, तो उसमें कैल्सिनेशन आपका किल में जाकर होता है। तो उस केस में क्या रहता है कि जो आपके स्पुराइड रिंग होती है, हम लोग जो अभी आगे पढ़ेंगे स्पुराइड रिंग क्या होती है, तो वो उसके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमें समझ लो कि हाई CO2 कंसेंट जो हमारा कैल्सिनेशन है वो मैक्सिमम कैल्साइनर में हो जाना, क्यों जो मिनिमम 3-4% कैल्सिनेशन है वो किल में हो, क्योंकि हाई CO2 हमारे लिए फेवरेबल नहीं है किल में। ठीक है ना। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते आ रहा हूँ, सोडियम, Na2SO4, SO2, CO, OH, इनकी क्या है वोलेटिलिटी बढ़ती आ रही है। तो ये बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है। जबकि O2 हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, NOH का भी बढ़ रहा है, NaCl भी लगभग कांस्टेंट है, तो इनकी जो वोलेटिलिटी है वो लगभग सेम है। ये टेम्परेचर वो ये जो कंपोनेंट है ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जो हम लोग इनको ट्रीट करेंगे तो इनको हमको क्या है कि टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है। दूसरा क्या है कि C3H2SO, Na2SO4, K2SO4, इसके हिसाब से क्या है कि अपना ये वेपर प्रेशर और ये अपना टेम्परेचर है। तो जो अभी इसमें देखेंगे तो K2SO4, Na2SO4, CSO4 में सबसे वोलेटाइल क्या है, K2SO4 और Na2SO4 और ये CSO4 है। तो ये इनकी वोलेटिलिटी आ गई। अब आता है एफिनिटी ऑफ द सर्कुलेटिंग एलिमेंट। एफिनिटी का मतलब है कि मान के चलो कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि अगर मैं क्लोरीन होगा तो क्लोरीन सबसे पहले जब अपना क्लोरीन सबसे पहले जितनी अल्कलीज होंगे वो सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। उसके बाद बचा हुआ जो अल्कली होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, अपना सल्फर से रिएक्ट करेगा। तो पहले KCl बनेगा, उसके बाद K2SO4 Na2SO4 के कंपाउंड्स बनेंगे। अब आता है अल्कली सल्फर रेशियो। तो अल्कली सल्फर रेशियो क्या होता है, अल्कली सल्फर रेशियो ये कहता है कि मेरे को जब अपने रॉ मिक्स चलाना है तो उसका जो अल्कली सल्फर रेशियो का जो कंपोनेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.8 से 1.2 होना चाहिए। 0.8 से 1.2 का मतलब क्या है कि अगर मैं 0.8 से 0.2 आ रहा है तो 0.2 का मतलब है कि मेरा सल्फर जो है ये वाला जो कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो SO3 मेरा बहुत ज्यादा है तो भी मेरा फेवरेबल नहीं है। अगर ये 1.2 से ज्यादा आता, 1.4, 1.5 आता, 1.6 आता है तो उसका मतलब है कि मेरा अल्कली बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सल्फर, तो भी मेरा फेवरेबल नहीं है। तो हमारी खुश क्या है कि लिमिट है। लिमिट का मतलब है कि जैसे कि SO3 है, SO3 की जो नॉर्मल लिमिट है वो 2.5% है 6 सैक्लोन। तो 6 सैक्लोन का जो हम सैंपल लेते हैं, मील लेते हैं, उसमें मेरा जो SO3 परसेंटेज है वो 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 2.5% से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, मैं सिस्टम को नहीं चला सकता हूं। सिमिलरली
क्लोरीन का जो लिमिट है वो 0.8% है, ठीक है ना, नॉर्मल लिमिट। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है SO3 की? 3.75% और Cl की है 1.5%। तो इनका जो नॉर्मल रेंज तो है 0.8 और 2.5, लेकिन मैक्सिमम भी है। लेकिन ये जब दोनों रहते हैं SO3 और सल्फर, इनका एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ में बताते हैं कि ये दोनों मिलकर 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको जो ये अल्कली बाईपास साइकिल है वो लगानी पड़ेगी और आपको ये कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, वरना आपका कोटिंग फॉर्मेशन रहता रहेगा। तो एक एक लिमिट है, जो लिमिट ऑन द एक्सेस सल्फर इज गिवन टू इन द रेंज ऑफ 250 टू 600 ग्राम पर 100 kg क्लिंकर। तो हमारी जो लिमिट है एक्सेस सल्फर की वो कितनी है? 250 टू 600 ग्राम पर, वो कहते हैं ये 100 kg क्लिंकर की लिमिट है। द हाई इज द लिमिट फॉर इजी बर्निंग मटेरियल, द लोअर इज हार्ड टू बर्न मटेरियल। तो ये मेरी कुछ वॉलेटिलिटी की जो लिमिट फॉर वॉलेटाइल मेटल का क्लिंकर में दिया प्रोड्यूसिंग लो अल्कली क्लिंकर। जब मेरे को लो अल्कली क्लिंकर बनाना है तो उसकी उसमें कितना होना चाहिए? लिमिट फॉर वॉलेटाइल क्लिंकर टू अश्योर गुड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी के लिए इतना होता है, अगर मान के चलो जब हम लोग डैम वैम के लिए बनाते हैं तो डैम वैम में हमको क्या होता है कि अल्कली कम होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोगों को क्या है कि अल्कली जो कम चाहिए तो उस केस में इतना कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिखा रहा है इसमें कि जब डैम वैम बनाएंगे तो हमको Na इक्विवेलेंट और K इक्विवेलेंट हमारा कम होना चाहिए। अगर लेकिन हम लोग सिंपल इतना ज्यादा नॉर्मल यूज के लिए बना रहे तो Na इक्विवेलेंट और सोडियम इक्विवेलेंट और पोटेशियम इक्विवेलेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। तो सोडियम इक्विवेलेंट और पोटेशियम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, ये इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब ये अल्कली साइकिल मैंने बता ही दिया आपको कि अल्कली साइकिल में वही है कि जो हमने शुरू में पढ़ा था कि कितना ये K2SO4 बनना है, कितना K2 कितना SO3 है, उसके रेफरेंस में कितना अपना अल्कली है। तो enrichment of volatile component by evaporation and condensation between rotary kiln and preheater with ASR is greater than when the alumina bricks of the preheating zone are exposed to a alkali। जब आपका अल्कली सल्फर रेशियो ज्यादा हो 1.2 से, तो उस केस में क्या होगा? अल्कलीज का कंसंट्रेशन किससे हो जाएगा? भैया मेरा दो खास केसेस होते हैं, एक तो अल्कली की सल्फर रेशियो में अल्कली ज्यादा हो, तो अल्कली जब ज्यादा रहेगा तो किससे अटैक कर जाएगी? जो एल्यूमिना ब्रिक से उससे रीड कर जाएगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरा अल्कली कम हो सल्फर ज्यादा हो, तो उस केस में मेरा क्या होगा? एसिडिक अटैक होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द ये फिर एक रिफैक्टरी का पार्ट हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द अल्कली और डिपेंडिंग अपॉन द अल्कली और सल्फर रेशियो, जो हमारी इनका जो अटैक होता है वो रिफैक्टरी पे अलग अलग रहता है, ठीक है ना। अब इफेक्ट ऑफ हाई वेपर प्रेशर, इंक्रीज वेपर प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ अल्कलीज आर मोर वोलेटाइल देन द सल्फेट। तो यही है कि जैसे जैसे आपका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपका जो वोलेटिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। SO2 reduce increase water vapor promote the formation of alkali hydroxide that are more volatile than the sulfate। potassium volatility is increased। तो हमने ये देखा है कि जो हमारे हाइड्रोक्साइड्स की जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सल्फाइड्स। SO2 reduces the volatility of potassium while sodium volatility is unaffected। The mineralogical composition of raw material producing volatile is major determinant of alkali volatility determining of the alkali carrier। अब क्या होता है कि जो अल्कली कैरियर होता है, मान के चलो हमको अल्कली डालना है सिस्टम में, ठीक है ना। तो अल्कली कैरियर में भी हम लोग क्या रहता है कि जो माइका रहता है वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है इस कंपेरिजन इलाइट से कंपेयर फेल्सपेयर। तो ज्यादातर हम लोग जो मान लो अल्कली भी डालते हैं तो हम लोग फेल्सपेयर को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि फेल्सपेयर जो की जो वोलेटिलिटी होती है वो कम रहती है इस कंपेरिजन टू माइका और इलाइट। Also busy burning material means lower burning joint temperature has less volatility। Further factor is the alkali to alkali will preferentially combine any chloride present the best alkali sulfur is just enough to sulfur balance to ये है। तो वही जो चीजें बता रहा हूँ कि if the excess of alkali, अगर excess रहेगा alkali तो alkali aluminate can form which will cause a stiffening problem in the concrete and mortar। आपका alkali ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा? आपका स्टिफनिंग प्रॉब्लम करेगा कंक्रीट और मोटार में। हमको जो मैंने बताया सीमेंट की क्वालिटी में करेगा तो स्टिफनेस करेगा। तो and they also look to ring and build form in the kiln system from a variety of other alkali salt produced। अब आता है कि मेन क्या आता है कि अब ये वो था। अब मेन क्या है कि अपने को ये समझ में आना चाहिए
कि हमारा जो क्लोरीन कंसेंट्रेशन और जो SO3 कंसेंट्रेशन होता है वो लेस देन 3.5 होता है। अब हम लोग एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन SO3 कितना होना चाहिए 2.5% जो मैंने बताया था 6 साइक्लोन में, और यहाँ पर वाई एक्सिस में कितना होना चाहिए 0.8 होना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो कितना होना चाहिए 2 into Cl plus SO3 शुड बी 3.5। अगर मैं इससे ऊपर गया या इससे ऊपर गया तो इस केस में मेरे को क्लीनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और ऑपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पर 5% पे और इससे ऊपर चले गए 2% पे तो हमारा ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, अल्कली बाईपास साइकिल लगानी पड़ेगी। तो ये थंब रूल अपने को याद होना चाहिए, इसका फोटो भी ले लेना आप लोग। अब आता है स्पूराइड रिंग। तो अभी मैंने जो बढ़ाई थी वो सल्फोस्पूराइड रिंग बढ़ाई थी। तो सल्फोस्पूराइड रिंग आपको पता चल गई क्यों बनती है। सल्फोस्पूराइड रिंग हमारी जो बनती है वो बनती है ड्यू टू एक्सिस ऑफ सल्फर, जो कि SO3 के चक्कर में मेरी बनती है, ठीक है ना। अब आती है कि स्पूराइड रिंग क्यों बनती है। स्पूराइड रिंग तुम्हारी तब बनेगी जब तुम्हारा हाई CO2 कंसेंट्रेशन रहेगा किल में। तो इसका मतलब है कि स्पूराइड रिंग जो हमारी बनती है इंडिया में, स्पूराइड रिंग की जो टेंडेंसी है बहुत कम रहती है कंपेरिजन टू सल्फोस्पूराइड रिंग। एक चीज तो आज आपने सीख ली। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पूराइड रिंग अकर लेस फ्रीक्वेंटली देन द सल्फोस्पूराइड रिंग at C2S.CaCO3 contains CaCO3 instead of CSO4। तो कैल्शियम सल्फेट की जगह वो क्या कंटेंट करते हैं, CaCO3 कंटेंट करते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रहता है ना CaCO3 प्लस CO प्लस CO2 का, वो स्लो रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कैल्साइट। तो जहां पर ज्यादा कैल्साइट का मटेरियल यूज होते हैं वहां पर स्पूराइड रिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्साइट not release CO2 as comparison to limestone, simultaneously C2S form and then react with CaCO3। तो उससे रिएक्ट करके, और मैंने आपको पहले बताया था कि साइमल्टेनियसली जो पहला वाला ग्राफ था कि आपका ब्लाइट फॉर्मेशन तो वैसे 750 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू हो जाता है। तो जब उसको मिलेगा नहीं तो C2S किससे रिएक्ट कर जाता है, CaCO3 से रिएक्ट करके C2S CaCO3 बना देता है। तो हमारा क्या है कि इसका रिकमेंडेशन की अवॉइड हाई रीजन ऑफ कैल्साइट को रिमूव करें। अब आता है कोटिंग एंड रिंग फॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो जनरली ये मेरे चार चीजें, 1 2 3 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है नॉर्मल कोटिंग के लिए मेरा सल्फर सिलिका रेशियो 2.5 2.2 से 2.8 के बीच में होना चाहिए। जब मेरा 2.5 या 1.6 मेरा एल्यूमिना रेशियो, तो मेरी कोटिंग कैसे बनेगी, नॉर्मल कोटिंग बनेगी। अब ये वाला केस देखते हैं। इस केस में क्या है कि इस वाले केस में आपका SR कम है और AR भी ज्यादा है। तो जब मेरा सिलिका कम है और AR ज्यादा रहेगा तो मेरी कोटिंग कैसे बनेगी, थिक कोटिंग बनेगी। प्लेंटी ऑफ विस्कस मेल्ट रहेगा। क्या रहेगा, प्लेंट ऑफ विस्कस। अगर मैंने सिलिका कम कर दिया और AR बढ़ा दिया तो इस केस में मेरा बॉइलिंग फॉर्मेशन का चांसेस, जो क्लिंकर बॉल लगता है ना, उनका चांसेस भी होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरे जो थिक कोटिंग का चांसेस है। ये वाला रीजन लेते हैं। इस वाले रीजन में क्या है कि आपका AR कम है, ठीक है ना। इसमें जो था प्लेंटी ऑफ विस्कस मेल्ट था, इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड मेल्ट रहेगा। लेकिन क्या है कि जब मैं AR कम करूंगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको विस्कोसिटी बढ़ानी है तो आपको AR बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वाले केस में क्या है कि मैंने सिलिका को कम रखा है लेकिन AR को भी कम कर दिया, तो मेरी जो विस्कोसिटी होगी वो कम रहेगी। गाढ़ापन रहेगा ना फ्लूइड का, वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फ्लूइड बनेगा लेकिन गाढ़ापन कम रहेगा। तो मेरी जो कोटिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, थिन बनेगी, ठीक है ना। अब आता है कि एक केस कि जिसमें आपका SR हाई और एल्यूमिना भी कम हो, तो इस केस में आपका जो फिल्म मेल्ट होगा वो बहुत कम रहेगा। तो जैसे जैसे आप SR बढ़ाते जाओगे आपको फिल्म में जो मेल्ट का फेस है वो भी कम होता जाएगा और कोटिंग कैसे रहेगी, थिन रहेगी। इस वाले केस में क्या है कि आपने लिटिल ऑफ विस्कस मेल्ट फेस रहेगा। इस केस में आपने AR तो बढ़ाया है लेकिन आपका SR भी उसके हाई रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो कोटिंग क्या ऐसी रहेगी, डस्टी टाइप की कोटिंग रहेगी और लिटिल विस्कस फेस मेल्ट। तो इन चारों फेस में हमको सबसे सही फेस क्या है कि हमको जो जनरली जो हम चलाएंगे अपना AR 1.3 से 1.9 रखो और 2.2 से 2.6 रखो। तो अगर ज्यादा ही चाहिए चलाना तो 1.6 से 2.5 ये रिकमेंडेड करता है। इसका भी फोटो ले लो। तो इसमें क्या है कि आपको पूरा कोटिंग का पता चल जाएगा। अब आता है क्लिंकर बॉल फॉर्मेशन। तो जनरली क्लिंकर बॉल फॉर्मेशन होता क्यों है, क्लिंकर बॉल फॉर्मेशन का जो रीजन है आप यहां पर दे सकते हैं कि ये मेरा लिक्विड फेज परसेंटेज है और ये मेरा पीरियड्स ऑफ क्लिंकर बॉल फॉर्मेशन है। तो इसमें क्या है दिखाई दे रहा है कि जब मेरा जैसे जैसे मेरा एल्यूमिना रेशियो सडनली चेंज हुआ, ठीक है ना, जब मेरा एल्यूमिना रेशियो सडनली चेंज हुआ तो मेरा लिक्विड फेज भी सडनली चेंज हुआ और मेरा सिलिका रेशियो भी सडनली चेंज हुआ।
तो जब सडन इम्पैक्ट आया इसमें, जब मेरा सिलिका सडनली कम हुआ, लिक्विड फेज सडनली बढ़ गया, एल्यूमिना सडनली, जब मेरा तो अब उसको कोरिलेट कैसे करेंगे, जब मेरा एल्यूमिना सडनली बढ़ेगा तो मेरा, और सिलिका मेरा सडनली घटेगा तो मेरा लिक्विड फेज बढ़ जाएगा। तो जब लिक्विड फेज मेरा बढ़ गया तो मेरा सडनली क्या हो गया, क्लिंकर बॉल फॉर्मेशन होगी। तो जब सडन चेंज होता है अपना एल्यूमिना रेशियो और सिलिका रेशियो में, तो हमारा क्या बनता है, क्लिंकर बॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब आता है स्नोबॉल फॉर्मेशन। स्नोबॉल फॉर्मेशन क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन से मेरा जो बॉल है वो बढ़ती आती है। एक्चुअली होता क्या है, इस वाले जो ट्रांजिशन जोन में मेल्ट फॉर्मेशन होता है, Na2SO4, K2SO4, जो 1050, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़े रहते हैं, जब क्या होता है कि जब रिसर्कुलेशन होता है, तो रिसर्कुलेशन की जो डस्ट रहती है, जब बहुत ज्यादा आप डस्टी में चला रहे हो, ये जो रिसर्कुलेशन डस्ट है वो इससे रिएक्ट कर जाती है, इस वाले मेल्ट फॉर्मेशन से। ठीक है ना, जब ये वाली रिसर्कुलेशन डस्ट इससे मेल्ट हो जाएगी और जो फ्रेश क्लीन की फीड आएगी वो भी रिएक्ट करेगी, तो धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका मेल्ट फॉर्मेशन ये बॉलिंग होनी चाहिए। तो जो आपका जो फ्रेश फीड आएगी और जो डस्ट एंटरटेन आएगी, जो रिसर्कुलेशन डस्ट आएगी, और ये दोनों धीरे धीरे करते 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 ये बड़ी होती जाएंगी और ये क्या बन जाएंगी, आपकी बॉलिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो सडन चेंज इन द एआर एंड एसआर रेशियो दैट लीड्स टू बॉलिंग फॉर्मेशन इन द बर्निंग जोन, ये मैंने बता ही दिया है। अब व्हेन द बॉलिंग फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिशन एंड मे फॉर्मेशन बोथ इन द बर्निंग जोन, तो हाई डस्ट recirculation in the kiln because of fine dust particles entertained in the secondary air and when react with the unwanted melt alkali sulfide and sulfide formation in the transition due to volatile present in the raw mix, also the fresh feed coming in the kiln react with former। तो क्या होता है कि जब हम लोग का सेकेंडरी एयर जो बर्निंग जोन में क्या रहता है, जो वापस से जा रही होगी टुवर्ड्स किल्न इनलेट पे, सेकेंडरी उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट है, और जो हमारा ट्रांजिशन में जो मेल्ट बना हुआ थोड़ा बहुत, उससे वो रिएक्ट करके एक कोटिंग फॉर्मेशन बना, सॉरी ये बॉलिंग, ये स्नोबॉल फॉर्मेशन बनना हमारा शुरू हो जाता है। अब देखो जैसे कि ये लिखा है, स्नोबॉल फॉर्म इन द ट्रांजिशन वेयर द टेंपरेचर अराउंड 1050 टू, वही लिखा हुआ 1050 टू 1150 लिखा है। Low melting compound like alkalides, sulfide melt at this temperature and get agglomerated with the raw meal and form ball called snowball। तो वो कैसे करते हैं, in force kill the temperature profile become flat at the temperature profile burning on temperature back and temperature moves, this is normally 400 to 450 degree centigrade with low melting it becomes। तो मेनली क्या रहता है कि एक तो आपका ये रीजन है, दूसरा क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा है तो वो भी अपने को क्या करता है, अगर आपका बर्निंग जोन का टेम्परेचर किल इनलेट का टेम्परेचर में भी ज्यादा फर्क है, डेल्टा टी टेम्परेचर ज्यादा फर्क है, तो उस केस में भी आपका बॉइलिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपका रिड्यूसिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो मेन आपको करना है कि जो स्नोबॉल फॉर्मेशन होता है, स्नोबॉल फॉर्मेशन तब होता है कि जो आपके जो फ्रेश रॉ मिल और जो डस्ट एंटरटेन हो रही है वो आप रॉ मिल करते जाएंगे, इकट्ठा होता जाएगा, तो उस केस में आपका ये, तो जब रहेगा तब आपका स्नोबॉल फॉर्मेशन रहता है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि स्नोबॉल जो है वो अलग चीज है और क्लिंकर बॉल एक अलग चीज है। क्लिंकर बॉल जब बनता है ड्यू टू सडन चेंज और एल्यूमिना रेशियो और सल्फर रेशियो की चेंज में, सॉरी एल्यूमिना रेशियो और ये सिलिका रेशियो चेंज होगा तो आपका क्लिंकर बॉल बनेगा। लेकिन जो स्नोबॉल बनेगा वो बनेगा आपका सल्फोस्पिराइड जो K2SO4 Na2SO4 है उसकी वजह से बनेगा, और वो मेल्ट बना हुआ है वहां पर ट्रांजिशन जोन में, और वहां से वो रिएक्ट करता है अपना K2SO4 Na2SO4। एक और बताता हूँ कि बर्निंग जोन में दो मेल्ट होते हैं, एक तो जो अपना L23 Fe2O3 जो होते हैं ये सब मेल्ट बनाते हैं, L23 Fe2O3, उसका जो C2S रिएक्ट करके C3S बनाता है वो एक रहता है कि L23 Fe2O3 मेल्ट रहता है। दूसरा जो मेल्ट बनाता है वो Na2SO4 और K2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, Na2SO4 और K2SO4। तो क्या होता है कि कई बार जो क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, मतलब जो Na2SO4 और K2SO4 क्लिंकर में नहीं एब्जॉर्ब हो पाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, कोटिंग की फॉर्मेशन में बनते हैं। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सिंटर। ये देखो, the plant operated by high excess alkali sulfur ratio in the kiln, the excess accessory results in regular ball formation। तो इसमें एल्यूमिना रेशियो ज्यादा था तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, बॉल फॉर्मेशन आपकी हो गई। अब आता है सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होता है,
इनका मेनली क्या है कि द क्लिंकर कोटिंग फॉर्म्स व्हेन द इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द क्लिन इज बिलो द सॉलिबिलिटी इक्वेशन टेम्परेचर क्लिन लिक्विड। एक्चुअली होता है क्या है कि जो हम लोग एक नॉर्मल कोटिंग की हम लोग भाषा बनते हैं, नॉर्मल कोटिंग क्यों बनती है? नॉर्मल कोटिंग तब बनती है क्योंकि जो हमारा जो सरफेस टेम्परेचर होता है क्लिन का, इनर सरफेस टेम्परेचर जो क्लिन का होता है वो कम होता है अपना जो मेन टेम्परेचर होता है बर्निंग जोन का। तो जब बर्निंग जोन के टेम्परेचर इनर सरफेस टेम्परेचर में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी कोटिंग फॉर्मेशन हमने ये बनेगी, आपका जो हीट ट्रांसफर कहां से फ्लो करेगा? आपका मटेरियल टू इनर सरफेस ऑफ द किल्न में आपको करेगा। तो क्या होता है कि द क्लिंकर कोटिंग फॉर्म एंड इनर सरफेस टेम्परेचर बिलो द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द क्लिंकर लिक्विड। तो जब आपका जो क्लिंकर लिक्विड के जो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर होता है वही कि जब आपका जो टेम्परेचर है इनर सरफेस और टेम्परेचर कम रहेगा उसके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से, मतलब जो आपका क्लिंकर है वो जब क्रिस्टलाइज होगा मतलब 1485 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिस्टलाइज होगा उस टेम्परेचर से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा? आपका रिएक्शन उल्टा हो जाएगा और आपकी कोटिंग फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगी। तो उस केस में क्या रहता है कि सडनली क्या रहता है कि आपका जो मटेरियल आपको क्लिंकर में जाना चाहिए था वो मटेरियल क्लिंकर में ना जाके किस में चला गया? वो चला गया कोटिंग की फॉर्म में। तो उस केस में आपकी कोटिंग बढ़ जाएगी। जनरली क्या होता है, ये तब होता है जो हाई कंटेंट ऑफ Fe2O3 इन द क्लिंकर इज ग्रेटर देन 4%। जो आपका जो कंटेंट जो Fe2O3 कंटेंट रहता है, जो हम लोग कंटेंट निकालते हैं Fe2O3 को, वो अगर 4% से ज्यादा चला गया, 4.5 के आसपास पहुंच गया, तो उस केस में क्या करता है हाई Fe2O3 क्या करता है? आपका जो बर्निंग जोन है, बर्निंग जोन को छोटा कर देता है, नैरो कर देता है, और वो क्या कर देता है? लेट्स टू सिंटर रिंग। तो दो चीजें हैं, एक तो C3 आपका कम रहता है और दूसरा Fe2O3 आपका बढ़ जाता है। तो Fe2O3 बढ़ने से और आपका वो बर्निंग जोन को छोटा कर देता है, बर्निंग जोन को छोटा करने से आपका जो कोटिंग का जो फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ टेंडेंसी कोटिंग की बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो Fe2O3 है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4.5% से ज्यादा नहीं होता। उस केस में हमारे सेंटर रिंग की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सिंटर रिंग फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द बर्निंग जोन एंड दे आल्सो हैव अपीयरेंस इन कंपोजिट लाइक द क्लिंकर। तो जो सिंटर रिंग जो रहती है वो बर्निंग जोन की बिगिनिंग में बनती है। बिगिनिंग में क्यों बनती है? इसका यही रीजन होता है क्योंकि बिगिनिंग में आपका जो मेल्ट फॉर्मेशन होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो आइदर अगर आपका जो कंडीशन अगर वहां पे मेल्ट का ये जो टेम्परेचर होगा वो प्रॉपर वो टेम्परेचर डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आपका आप ट्रांजिशन जोन से बर्निंग जोन में आया है और टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि आपका मैंने उस दिन बताया था कि आप जब वैसे हम लोग बर्निंग जोन में आते हैं तो हमारा लिक्विड परसेंटेज बनना शुरू हो जाता है। लिक्विड परसेंटेज आपका बर्निंग जोन में बनना शुरू हो जाएगा, तो उसी केस में आपकी जो टेंडेंसी रहती है इसकी कोटिंग की वो भी बढ़ जाएगी। These things established at the point in the kiln where the liquid is beginning to form, but during the course of kilning turn, the melt comes into contact with the cooler surface and resolidifies and binding clinker particles together. तो वो क्या करता है कि establish कब होती है? जब clinker liquid is beginning to form and during the course of kilning turn, the melt comes in contact with the cooler surface. तो उसको ठंडे सरफेस से जब मैं कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है? रीसोलिडिफाइज करता है और क्लिंकर के जो पार्टिकल्स उससे रिएक्ट करके कोटिंग फॉर्मेशन बनाता है। This process can repeat until the ring form this type of ring is most likely to develop in the long and heat flux heat profile in the kiln. तो ये कब बनता है? इसका रीजन बनने का है कि आपका जब फ्लेम मोमेंटम प्रॉपर नहीं होगा। जब फ्लेम मोमेंटम प्रॉपर नहीं होगा आपको बर्नर का प्रॉब्लम होगा। जब बर्नर का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? बर्निंग जोन टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाओगे। जब बर्निंग क्योंकि अगर आपका बर्नर हाई फ्लेम मोमेंटम का रहेगा, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा? आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो अच्छा होगा। जब हीट ट्रांसफर रेट अच्छा होगा तो चारों तरफ से यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन रहेगा चारों तरफ से। तो जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन कोटिंग करने की जो चांसेस हैं वो अपनी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो फ्लेम है वो हमेशा क्या होना चाहिए? शार्प चलना चाहिए। अगर आप फ्लेम शार्प नहीं चलेगा तो वो क्या बनाने की कोशिश करेगा? कोटिंग बनाएगा। तो जब भी जिस प्लांट में आपका कोटिंग की टेंडेंसी हो रही है तो उस चीज में आपको ये देखना चाहिए आपके बर्नर में दिक्कत तो नहीं है। अगर आपका बर्नर में दिक्कत होगी तो वो कभी भी आपके बर्निंग जोन को स्टेबल नहीं करने देगा, और जो बर्निंग जोन को स्टेबल नहीं करने देगा तो आपकी जो कोटिंग की जो टेंडेंसी है वो हमेशा बढ़ती जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि आपका रॉ मिक्स में दिक्कत नहीं होगी और बर्नर की दिक्कत की वजह से आपकी कोटिंग बन रही होगी। तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए सिंटर रिंग से। अब आता है कि क्लिंकर रिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड द कंटेंट ऑफ C3S and C3S दिस क्लिंकर मिल्स, यही क्लिंकर रिंग ही बोलते हैं सिंटर रिंग को। तो ये इनको हम लोग कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? जैसे कि अगर मान के चलो हमको क्लिंकर रिंग से और ये सल्फोस्पुराइड रिंग से
अपने को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग किससे करते हैं, C3 और C3A कितना है उससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं।